हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो 4 मार्च को आपके केमिस्ट्री के पेपर में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके पूरे केमिस्ट्री में 2 ऐसे चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका दूसरा चैप्टर जो विलयन है, और उसके बाद है हमारा चौथा चैप्टर जो रासायनिक बलगतकी है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से ही न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, कभी कभी ठोस अवस्था और विद्युत रसायन चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन यही 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें न्यूमेरिकल आने के कोई भी चांसेस नहीं, यानी कि उनमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स में तो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ही, हर एक चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल मिलता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो बस इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके जाना, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है केमिस्ट्री में 65 प्लस पार, यानी कि 70 में 65 प्लस हमें लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, हमारे विलयन चैप्टर से है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है विलयन। देखिए क्या है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 ग्राम जल दिया गया है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इन दोनों का मिश्रण है। अब आपको दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि ये जो विलयन है इसमें सिर्फ 2 है। ठीक है, एक है 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो इसमें आप विलेय जल को मान सकते हैं, विलायक एथिल अल्कोहल को मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे हमें जल दिया गया है तो हमें जब भी मोल प्रभाज निकालना है तो हमें मोलों की संख्या निकालनी होगी, क्योंकि बिना मोलों की संख्या के हम मोल प्रभाज नहीं निकाल सकते। ठीक है, मोलों की संख्या पता होगा तभी हम मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा। जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। ऐसे अगर आपको एथिल अल्कोहल का निकालना है मोल प्रभाज, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसका फॉर्मूला होगा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या अपान एथिल अल्कोहल प्लस जल के मोलों की संख्या। यानी कि जिसका आपको निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है और जो उसके साथ है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए कि हम कैसे मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए, हमें 72 ग्राम जल दिया गया है, तो हम लिखेंगे जल का भार। हमें जल दिया गया है, जल का भार। ठीक है, जल का भार कितना दिया गया है, 72 ग्राम, तो यहां पर हम लिख देंगे 72 ग्राम। ठीक है, 72 ग्राम। अब देखिए यहां पर जल का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, जल का अणुभार, जल का अणुभार। ठीक है, तो देखिए जल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो सभी को पता है, क्या होता है, H2O। ठीक है, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, पहले देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी कि टोटल 18 आएगा। ठीक है, तो जल का अणुभार आया 18। अब ये हम अणुभार क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए जल के मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है तो जल का भार बटे जल का अणुभार आपको करना होगा, तभी निकलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम निकाल लेते हैं जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या। तो अगर आपको जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो उसके भार को अणुभार से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा जल का भार, जल का भार अपान जल का अणुभार, अपान जल का अणुभार। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखिए भार कितना दिया गया है, पहले भार देखिए, जल का भार दिया गया है 72 ग्राम, तो यहां पर लिख देंगे 72। ठीक है, अपान अणुभार कितना है 18। ठीक है, तो 72 को 18 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर 4 आएगा। ठीक, तो हमारा जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई, नीचे मैं लिख देता हूं जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, ये हमारी कितनी आ गई, ये आ गया 4। जल के मोलों की संख्या हमारा आ गया। अब देखिए अगर आपको जल का मोल प्रभार निकालना है तो एथिल अल्कोहल के भी मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, तो चलिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालते हैं। पहले देखिए हमें एथिल अल्कोहल का भार दिया गया है 92 ग्राम, तो यहां पर हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल का भार C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल। ठीक है,
तो इसका भार हमें दिया गया है भार, ठीक है, ये हमें दिया गया है 92 ग्राम यानी कि 92 ग्राम, ठीक है। अब इसका अणुभार निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे C2H5OH का अणुभार, ठीक है, का अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का होता है 12, ठीक है, 12 का 2 से गुणा होगा क्योंकि कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो 12 दूना 24 हो जाएगा इसका परमाणु भार, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 हाइड्रोजन है तो 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है और इसका 1 होता है। टोटल जोड़िए तो कितना आएगा लगभग बताइए, इसका कितना आएगा 24 और 5 29 ये आपका आएगा 46, टोटल 46 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके भी मोलों की संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, के मोलों की संख्या, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम इस पर भी लगाएंगे। देखिए पहले इसका भार लेंगे C2H5OH का भार, ठीक है, और इसको इसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपान C2H5OH का अणुभार, ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए भार कितना है, इसका भार है आपका 92 ग्राम, तो 92 कर देंगे। अणुभार है 46 तो 46, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 46 2 जा 92 होता है, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कितना 2, ठीक है। तो दोनों के मोलों की संख्या निकल आया हमारा। देखिए सबसे पहले हमने निकाला जल के मोलों की संख्या, तो ये हमारा आया 4, ठीक है। उसके बाद में आया C2H5OH के मोलों की संख्या 2 आया। अब देखिए यहां पर आपको निकालना क्या है, एथिल अल्कोहल, जल और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना दोनों का। तो सबसे पहले आप चाहे जिसका निकाल दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जल का ही निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जल का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला है ही, हम अप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज इक्वल टू जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। अब देखिए जल के मोलों की संख्या हमने निकाला था, कितना था 4, ठीक है, तो यहां पर 4 लिख देंगे। अपान जल के मोलों की संख्या 4 है ही, प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 आया है। इसको देखिए डिवाइड करेंगे 4/6, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको डिवाइड कर देते हैं 4/6, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, कट करेंगे तो 0.667, ठीक है। ये आप इसको कट करेंगे तो 0.667 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये जल का निकल आया। अभी हमें एक और निकालना है एथिल अल्कोहल का। अब देखिए आप चाहें तो ये जो जल का मोल प्रभाज आया है 0.667, ठीक है, इसमें से अगर एक में से इतना घटा देंगे तो जितना आएगा वो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज होगा, क्योंकि किसी विलयन में जो आपका जैसे जल है और एथिल अल्कोहल है, दोनों के मोल प्रभाज का जो योग होता है, ठीक है, वो 1 के बराबर होता है। तो जल का मोल प्रभाज निकालना है तो ये हमारा आया है 0.667। अब अगर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है तो 1 में से इतना घटा देंगे तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए हम लगा देते हैं पहले। तो देखिए यहां पर आप C2H5OH का मोल प्रभाज निकालेंगे, कितना आएगा देखिए। C2H5OH के मोलों की संख्या 2 है, अपान नीचे भी 2 और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। अब ये 2/6 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.333, ठीक है, ये हमारा इतना आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं C2H5OH का मोल प्रभाज, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 0.333, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आप अगर दोनों को ऐड करेंगे, जल के मोल प्रभाज को और C2H5OH के मोल प्रभाज को, तो इनका योग एक ही आएगा। देखिए 0.667 को में 0.333 ऐड कर दीजिए तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज होता है उनका योग 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारा लग चुका है, ठीक। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं।
अब देखिए दूसरा वाला क्या है, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। ठीक है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। यानी कि 7.5 ग्राम पदार्थ को, ठीक है, 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन हुआ वो 1.2 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, पदार्थ का अणुभार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF हमें दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है और मोलल अवनमन स्थिरांक है, इसका न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके जाइएगा। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए गए थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए क्या है, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर, देखिए 7.5 ग्राम क्या है, ये विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है। जल कितना है, 75 ग्राम, ये विलायक है, इसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, फिर हिमांक में अवनमन 1.2 डिग्री सेल्सियस हुआ। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो पहले जो लिखा है उसको, पहले जो दिया गया है उसको हमें लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है पदार्थ का द्रव्यमान या विलेय का द्रव्यमान भी आप लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल w से। जो हमारा पदार्थ है, ठीक है, स्मॉल w से डिनोट करेंगे। ये हमें दिया गया है 7.5 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में हमें जल का द्रव्यमान दिया गया है, जल का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल W से, क्योंकि देखिए विलायक है, इसको कैपिटल W से लिखेंगे। ये हमें दिया गया 75 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में हिमांक में कमी कितनी हुई, हिमांक में अवनमन, देखिए 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, यानी कि हिमांक में अवनमन दिया गया है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, अवनमन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, डेल्टा TF। ठीक है, ये हमें दिया गया है 1.2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इतनी ही कमी हुई थी। ठीक है, एक चीज और हमें दिया गया है मोलल अवनमन स्थिरांक। देखिए यहां पर लिखा है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF की वैल्यू भी दी गई है, तो यहां पर लिखेंगे KF। ठीक है, ये हमें दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस, 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतनी चीजें हमें दी गई हैं, हमें निकालना है अणुभार M निकालना है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, किस पदार्थ का अणुभार आपको निकालना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए हिमांक में अवनमन से पदार्थ का अणुभार, तो यहां पर लिखेंगे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, अणुभार। ठीक है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, देखिए अणुभार को हम M से डिनोट करते हैं, तो यहां पर M कर देंगे। M इक्वल टू होता है 1000 इंटू KF इंटू कैपिटल W अपान डेल्टा TF इंटू सॉरी यहां पर स्मॉल w है, ये कैपिटल W नीचे रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम पदार्थ का अणुभार निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको KF निकालना है, तो आप M को इधर ले आइए। ठीक है, KF को उधर ले जाइए, मतलब इसी को उल्टा सीधा करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो M इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 1000 आपका ऐसे ही रहेगा। KF की वैल्यू हमें दी गई 1.86, तो यहां पर लिखेंगे 1.86 इंटू स्मॉल w की वैल्यू ऊपर देखिए 7.5 ग्राम, तो 7.5 ग्राम। ठीक है, अपान लिखेंगे डेल्टा TF की वैल्यू भी हमें दी गई है, देखिए हिमांक में अवनमन 1.2 डिग्री सेल्सियस, तो 1.2 कर देंगे। ठीक है, इंटू कैपिटल W हमें दिया गया है 75 ग्राम, तो 75, मतलब आपको वैल्यूज रख देना है जो दिया गया है, बस ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा। देखिए पहले 1000 को 1.86 से गुणा करेंगे, तो देखिए 3 अंक मतलब इधर हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 1860 इंटू 7.5 अपान 1.5 का 75 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 90 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 90 आएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर अब 1860 का हम 7.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 13,950 अपान 90। ठीक है, इसको कट कर दीजिए और इससे इसको कट कर दीजिए, 155 आपका आएगा। यानी कि M जो आया, पदार्थ का अणुभार जो आया, वो आया हमारा 155। कितना आया, 155, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, 155, इसका मात्रक ले लेते हैं ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे पदार्थ का अणुभार निकल आया। ठीक है, तो जो आपको निकालना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा पूरा
सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। दो न्यूमेरिकल हमने बिलियन चैप्टर के पढ़ लिए, अब दो न्यूमेरिकल हम चौथे चैप्टर से पढ़ेंगे, रासायनिक बलगतकी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल जो है ये हमारा रासायनिक बलगतकी चैप्टर से और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। इस प्रकार के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, आप देख लीजिए 14, 15, 18, 20 सब में ये न्यूमेरिकल आया। देखिए प्रथम कोट की एक अभिक्रिया जिसका अर्धायुकाल हमें दिया गया 60 मिनट, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो पहले हमें देखिए, हमें यहां पर अर्धायुकाल दिया गया है, तो पहले हम वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हमें दिया गया है टी हाफ, अर्धायुकाल हमें दिया गया है। ठीक है, कितना दिया है ये हमें दिया गया है 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, अब यहां पर एक काम करेंगे, हम यहां पर वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। तो वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 0.6932 0.693 अपान टी हाफ अपान टी हाफ। ठीक है, अब देखिए 0.693 अपान टी हाफ की वैल्यू है 60। ठीक है 60, तो हम इतना ही रहने देंगे, या फिर इसको थोड़ा और आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, कट कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए ये हमारा आएगा 0.01155। जब आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करना आपका काम है, कैलकुलेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.0155। ठीक है, मिनट इनवर्स, क्योंकि देखिए हमने मिनट को सेकंड में नहीं बदला है, तो मिनट इनवर्स हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे वो वाला फॉर्मूला जिससे हम निकाल लेंगे कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान दीजिए। K इक्वल टू होता है हमारा 2.303 अपान टी। ठीक है, log 10 A अपान A माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक समीकरण होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहाँ पर A अपान A माइनस एक्स क्या है। देखिए A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। जैसे मान लीजिए, जैसे यहां पर पूछा गया कि 90% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो देखिए मान लीजिए इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 100 है। ठीक है, तो 90% भाग पूर्ण होने में, जैसे मैं बता देता हूं, देखिए माना प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, माना प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, ए इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, ए की वैल्यू हमें 100 मान लीजिए, क्योंकि 100% है तो 100 मान लेते हैं। अब टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे A माइनस एक्स से, किससे, A माइनस एक्स से। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 100 माइनस 90 लिख देंगे, क्योंकि देखिए 90% भाग पूछा जा रहा है तो प्रारंभिक सांद्रता 100 है और 90% भाग पूछा जा रहा है तो इसमें से 90 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो जाएगा, तो इसके जगह पर हम वैल्यू रख देंगे। देखिए हमें टी निकालना है तो टी को हम इधर ले आएंगे, के को इधर ले आएंगे, क्योंकि समय हमें निकालना है। तो टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.303 अपान के। ठीक है, log 10 ए है हमारा 100, ए कितना है, ए को हमने 100 माना है तो 100। ठीक है, अपान 100 माइनस 90 ऐसे कर देंगे। ठीक हो गया ये। अब लगा देते हैं इसी पर, टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 2.303 अपान के हमने निकाला था, देखिए 0.01155, तो यहां पर लिख देंगे 0.01155। ठीक है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा log 10। अब देखिए यहां पर हमारा कितना है, 100 है, 100 माइनस ये 100 में से 90 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 10 ये कट गया तो 10 बचेगा। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे टी इक्वल टू 2.303 अपान 0.01155।
ठीक है, ये पॉइंट है इंटू, देखिए log 10 इंटू 10, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे। तो t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.303 अपान 0.01155 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 से हमें कुछ लेना देना नहीं, 1 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखिए इसको हम डिवाइड कर देंगे इधर साइड में, 2.303 अपान 0.01155 इसको डिवाइड करेंगे आपस में, तो हमारा लगभग आएगा 199.39। ठीक है, आप देख लीजिए आ जाएगा इतना। तो t इक्वल टू हमारा आ गया। आपको डिवाइड करना है, कैलकुलेशन आपको करना है, मैं तो यहां पर बता रहा हूं, भी करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 199.39 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। ठीक है, तो इतने समय में अब आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अगर 60 मिनट है तो 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। बस हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल था, समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे अपना चौथा न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर न्यूमेरिकल क्या है, देखिए इसी चैप्टर का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी कि 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका आधा भाग 10 मिनट में पूरा होता है, तो 80% भाग कितने समय में पूरा होगा? ये भी उसी फॉर्मूले से लगेगा। तो सबसे पहले एक चीज आपको करना है, ठीक है, देखिए हमें अर्ध भाग दिया गया है, अर्धायुकाल 10 मिनट दिया गया, जैसे उसमें मैंने निकाला था, तो हमें टी हाफ दिया गया है। ठीक है, टी हाफ ये कितना दिया गया है? 10 मिनट, तो लिख देंगे 10 मिनट। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखिए हम यहां से के निकाल लेते हैं, क्योंकि अर्धायुकाल के पदों में फॉर्मूला होता है 0.6932 अपान टी हाफ। टी हाफ फॉर्मूला होता है, ऐसे लिख देंगे टी हाफ। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 10 मिनट। ठीक है, 10 ऐसे लिख देंगे, बस इतना ही रहने देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक, ये इतना मिनट इनवर्स, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब हम फॉर्मूला वही वाला लगा देंगे, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना है, प्रारंभिक सांद्रता जो आपकी थी, माना प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। तो माना प्रारंभिक सांद्रता जो आपका है वो ये है, वो तो सबको पता है, ए है। तो बताइए टी समय पश्चात बची हुई सांद्रता कितनी होगी? टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, टी समय पश्चात, ठीक है, टी समय पश्चात बची हुई मात्रा यानी कि a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? बताइए आप लोग, a माइनस एक्स। देखिए प्रारंभिक सांद्रता a है, तो बताइए इसका 80% भाग पूछे जा रहा है, तो बताइए कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता a है, तो a का 80% कितना होगा? 0.88। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? a माइनस 0.8a, या हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना? देखिए a में से 0.8a जाएगा तो 0.2a बचेगा, यही हम रख देंगे। ठीक है, यही a माइनस एक्स के जगह पर रख देंगे। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं वही वाला फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने उसमें लगाया था, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है क्या? K इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू log 10 a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पर अब हम रख देंगे। ठीक, ये देखिए इसी पर हम रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू देखिए यहां पर भी हमें क्या निकालना है? समय निकालना है कि कितने मिनट में, कितने समय में 80% भाग पूर्ण होगा। ठीक है, तो हमें के दिया गया है, के की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, कितना है ऊपर देखिए, ये के की वैल्यू है 0.6932 अपान 10। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख देंगे के जगह पर 0.6932
अपॉन 10, ठीक है, इक्वल टू ये आपका 2.303 ऐसे ही रहेगा। अभी हम टी को उधर ले जाएंगे, टी इंटू log 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स की जगह पर लिख देंगे 0.2a, हमने निकाला था। अब a को 0.2a से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पर भी इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए t को हम इधर ले जाएंगे तो t इधर हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, 2.303 का गुणा हो जाएगा, देखिए 10 इधर जाएगा 2.303 के गुणे में अपॉन 0.6932 इसके नीचे आ जाएगा, देखिए ये वाला इसके नीचे। अब यहां पर log 10 ये log 10 की वैल्यू कितनी होती है वो भी मैं बता देता हूं, आप लोग बताइए कमेंट करके जानते हो तो। अब देखिए 2.303 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 23.03, मतलब ये देखिए दशमलव एक इधर आ जाएगा और ये अपान 0.6932 हो जाएगा, ठीक है, इनटू log 10 की वैल्यू कितनी होती है ये आप लोग बताइए। log 10 इसकी वैल्यू होती है 0.06987, ये इतना होता है, थोड़ा बड़ा है बट एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमें कुछ करना नहीं है, इसका गुणा कर देना। देखिए 23.03 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, वो आपका आ जाएगा 16.097, ठीक है, इतना आ गया अपान ये नीचे है 0.6932, इनको डिवाइड कर देंगे। आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए फिर इससे गुणा कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। इनको कट कीजिए तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 23.23 आएगा, यानी कि लगभग 2216 आता है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे t इक्वल टू हमारा आ गया है 23.22 और सॉरी कितना आएगा 2 ये इतना आएगा, देखिए 23.226 आएगा, ठीक है, इसको कट कर दीजिए 23.226, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 23.226, या इसको बढ़िया से लिखें अगर थोड़ा अच्छे से तो t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 23.23, देखिए 2 आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये 6 है, ये 5 से ज्यादा, तो इससे आगे एक जुड़ जाएगा तो 22.23 मिनट आ जाएगा, ठीक है, समय इतना मिनट आ जाएगा, बस हो गया 23.23 हमारा आ जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं अच्छे से आप कि एक प्रथम कोटि की अवक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो इस अवक्रिया का 80% भाग 23.23 मिनट में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल था। फॉर्मूला ये वाला जरूर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पर फिनिश होता है। टोटल 4 न्यूमेरिकल आपको मैंने बताया, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आया तो इन्हीं 4 में से आएंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।